नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। हमारे साथ है प्रधान संपादक सलामत मियाजी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद भट्टाचार्य जी, आपका शुक्रिया। पिछले 2 दिनों से लखनऊ और दिल्ली में बहुत सारी गतिविधियां हुई। ये गतिविधियां क्या थी, इस पर हम चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों से दिल्ली में हैं। कल उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। सर, आपको पता है क्या बात हुई इनके कुछ? नहीं, अब ये तो देखिए अभी अंदर की चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरह की बातें एक दूसरे से शेयर की गई हैं आ रही हैं, तो ये एक प्रधानमंत्री के साथ उनकी बहुत लंबी बातचीत हुई। 70 मिनट बातचीत हुई है उनकी। ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री अमूमन मुख्यमंत्री को इतना समय देते नहीं है। नहीं, असल में पहली बार उन्होंने दिया इतना समय। भाई योगी जी हैं, जाहिर है योगी जी को देने पड़ेगा ना। वो पूजनीय हैं, महाराज हैं, तो इसलिए देना पड़ेगा उनको। और महाराज ने अपने तेवर दिखा दिए, तो जाहिर है और देना पड़ेगा। लेकिन कल जो गृह मंत्री से मुलाकात हुई थी उनकी, माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसके बाद आपने उनका ट्वीट देखा होगा। मुलाकात के बाद उन्होंने उसमें जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया था कि मार्गदर्शन के लिए कीमती समय देने पर आभार, ये अमूमन इस तरह की भाषा वो करते ही नहीं। तो उनके कल ट्वीट से एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं वो गृह मंत्री के बीच जो उनकी बातचीत हुई है, तो हो सकता है कि कहीं उनको समझाया भी हो, चेताया भी हो, तमाम चीज़ें रही होंगी। और आज माननीय प्रधानमंत्री के साथ जी उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद बहुत सी तस्वीरें साफ हुई हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी में देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो फैसले लेकर सिर्फ बताते हैं। दिल्ली वाले तो जो कुछ होना था वो बैठकों में तय हो चुका है। वो केवल अब माननीय मुख्यमंत्री को बताया गया है कि आपको ऐसा करना है, क्योंकि वो योगी जी हैं, पूजनीय हैं, महाराज हैं, इसलिए और राज्यों के मुकाबले थोड़ा सा इनके साथ और तरह का व्यवहार होता है। क्योंकि उनके तेवरों से हर जो है केंद्रीय हाईकमान बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है योगी जी के तेवरों से। 2017 में योगी जी के तेवर सब देख ही चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अब बहुत सी तस्वीरें जो हैं साफ़ होने वाली होंगी आने वाले दिनों में, और जो आज 70 मिनट की मुलाकात है इसका असर भी आपको दिखाई देगा। जी हाँ, इसका असर भी दिखाई देगा आगे आने वाले समय में। सर, ये कहा जा रहा है कि बल्कि खबरें आ रही है कि सिर्फ बीजेपी में ही नहीं बल्कि जो गठबंधन है उसमें भी सब कुछ सही नहीं है। अपना दल ने नाराज़गी जाहिर की, निषाद पार्टी ने भी नाराज़गी जाहिर की कि उनकी बातें नहीं सुनी जाती है। सरकार सिर्फ एक समाज विशेष की ही बातों को आगे कर रही है। इसको लेकर कल अमित शाह ने अनुप्रिया पटेल से और संजय निषाद से मुलाकात की। क्या लग रहा है कि वहाँ पे मुख्यमंत्री को कुछ नसीहत वगैरह दी गई कि सबको साथ लेकर चले? देखिए, 6 महीने चुनाव में रह गए हैं और चुनाव के समय में ऐसी मुलाकातें सहयोगी दलों के साथ होती रहती हैं। 2014 में अनुप्रिया पटेल को बनाया गया था मंत्री, 2019 में उनको नहीं बनाया गया। उनके हस्बैंड को MLC बना दिया गया, उसके बाद से वो साइड है। जबकि तय ये हुआ था कि अनुप्रिया पटेल नहीं बनेगी और उत्तर प्रदेश में उनके हस्बैंड मंत्री बनेंगे। तो कहीं ना कहीं एक नाराज़गी थी। अब इसके अलावा संजय निषाद जी को बुलाया गया है, वो भी जाहिर है वो भी उनको डैमेज कंट्रोल की बात की जा रही है। सवाल ये नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक या सांसद माननीय योगी जी से या संगठन या सरकार से थोड़े नाराज़ थे। अन्य संगठन जो सहयोगी संगठन थे वो भी नाराज़ थे। और अमित शाह जी ने क्योंकि अब पूरी यूपी की कमान संभाल ली है, सुनील बंसल जी उनके साथ हैं, तो अब पूरा फोकस केवल उत्तर प्रदेश उनके लिए है। इसीलिए वो सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला से भी उनकी मुलाकात हुई है, वहाँ भी कुछ थोड़ा सा हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। तो जाहिर है अमित शाह जी जब लगते हैं तो कहीं ना कहीं तस्वीर साफ हो जाती है। और मुझे लगे जो नाराज़गियाँ हैं उनको दूर करने की तैयारी है। ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में अनुप्रिया पटेल शायद उत्तर सेंटर में फिर मिनिस्टर बन जाए। और अगर ये संभव नहीं होगा तो यदि कहीं ना कहीं ये फेरबदल होने वाला है तो उनके जो पति हैं उनको जगह दे दी जाए मंत्रिमंडल में। अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 में ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी के साथ है, अब वो अलग हो गए। राजभर का ये आज बयान आया है कि बीजेपी एक डूबती नैया है, हम उसमें फिर सवार नहीं होंगे। हाँ, नहीं देखिए, ओम प्रकाश राजभर से जी भी से संपर्क करने की कोशिश की गई थी।
और कहा गया था दिल्ली से कि उनसे भी बात करें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी से बात नहीं करेंगे, इसलिए कि जिस तरह से उनको पार्टी से हटाया गया, मंत्री पद से हटाया गया, जो उनकी डिमांड्स थी वो बिल्कुल मानी नहीं गई। उनका बहुत कई इश्यूज़ को लेके जिस तरह का उनका विरोध आया सामने, प्रैक्टिकल तौर पे वो बहुत उनका कहीं ना कहीं विरोध सही भी है। तो मुझे लगता नहीं कि शायद राजभर जी जो हैं वो शायद मान जाएं और कहीं ना कहीं चुनाव में वो ज़रूर असर दिखाएंगे। जी हाँ, राजभर से भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन राजभर बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार नहीं है। ये कहा जा सकता है कि अब जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली से लखनऊ लौटेंगे तो कभी भी ये फेरबदल, मंत्रिमंडल में फेरबदल या जो 6 पद खाली है उसको भरा जा सकता है। हाँ, 100% ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत जल्दी जो है मुझे लगता है विस्तार होगा और इसमें कुछ सहयोगी दलों को भी सीट मिल, इसमें मंत्री पद मिल सकता है और ये सब तय हो चुका है किसको क्या करना है। मुलाकातों में सब कुछ हो चुका है। कुछ मंत्रियों से जहाँ नाराज़गी है शायद उनको हटाने की तैयारियां भी हैं, तो ये कंफर्म हो चुका है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। साथ ही इसके अलावा जो कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी हैं, जिसमें निगम के अध्यक्ष बनना है, इनको दर्जा प्राप्त मंत्री है, तो वो सारे निगम अध्यक्ष खाली पड़े हैं पद। 4.5 साल से किसी की कोई कार्यकर्ता की कोच नहीं हो, तो इस वजह से मुझे लगता है कि हो सकता है कि 6 महीने के लिए कार्यकर्ताओं के अच्छे दिन आ जाएं। जी हाँ, 6 महीने के लिए कार्यकर्ताओं के अच्छे दिन आ सकते हैं। ये भी सर निश्चित है कि जो अरविंद शर्मा है उनको मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, जो अब तक खबरें छन के आ रही है। दूसरी बात है कि जो अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेसी नेता जितिन प्रसाद, उनको भी शायद मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, क्योंकि जुलाई में विधान परिषद की 6 सीटें खाली हो रही है, उनको उसमें जितिन प्रसाद को विधान परिषद में लाने की योजना है। बिल्कुल सही बात है। हो सकता है कि जितिन प्रसाद जी को भी मंत्री पद में शपथ दिलाई जाए, इसलिए क्योंकि वो जिस रास्ते से आए वहाँ पे बहुत सब कुछ तय होके आया है और हो सकता है कि उनको उत्तर प्रदेश में शपथ दिलाई जाए। अभी जो होने वाला फेरबदल उसमें माधवराव सिंधिया भी सेंटर में जो है वो शपथ ले सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ले सकते हैं शपथ वो, और ये वहीं से सब कुछ चल रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में नए चेहरे हम लोग डिस्कस कर रहे थे दिखाई देंगे, तो हो सकता है जितिन प्रसाद भी उसमें हो, अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड भी उसमें हो। एक बार ये अगर हम मान ले कि अरविंद शर्मा और जितिन प्रसाद को योगी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया, तो क्या ब्राह्मणों की नाराजगी दूर हो सकती है? देखिए, दूर होगी नहीं होगी तो अपना आने वाला समय बताएगा, लेकिन है मैसेज तो जाएगा, जाहिर है। भले वो 6 महीने के लिए उनको इतना सम्मान मिल रहा हो। 10-11% ब्राह्मण है, जो हाँ, कई सीटों में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन देखिए अब देर हो चुकी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ ब्राह्मण बहुत नाराज हो चुका है। बिकरू कांड के बाद जिस तरह महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है, वहाँ लोग उसमें आप पार्टी ने भी उसका विरोध किया, पूरे प्रदेश में कराया। मतलब कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिन पे कोई मुकदमे नहीं है उन महिलाओं को भी कर दे। कहीं ना कहीं देखिए ब्राह्मण बहुत नाराज है। अब हो सकता है कि इनके आने से कितना फर्क पड़े तो वक्त ही बता पाएगा। जी हाँ, कैबिनेट, ये भी कहा जा रहा है कैबिनेट में एक ब्राह्मण मंत्री ब्रजेश पाठक है, जो दूसरे दल से है, जो बीजेपी के जो अपने खुद के ब्राह्मण नेता है, उनको कहीं कोई तरजीह नहीं दी गई। बहुत से ऐसी शिकायतें हैं, बहुत से ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 6 महीने हैं। अब जिसको चाहेंगे तरजीह दे देंगे, जिसको चाहेंगे नहीं दे देंगे, लेकिन अब सब लोग समझ चुके हैं, इस बात को लेकर समझ चुके हैं 4.5 साल किसका राज चला है, किस समाज का, किस जाति का राज चला है। तो ये कहीं ना कहीं जो मैसेज जाना था वो जा चुका है। ये सर कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है ब्राह्मणों को लुभाने के लिए एक्सपोर्ट नेताओं को एक्सपोर्ट कर, जबकि उनके पास लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे नेता अभी भी घर बैठे हुए, उन्हें कोई तरजीह नहीं दी जा रही है। देखिए हमें लगता था कि कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को जो है वो शायद हो सकता है कहीं राज्यपाल बना दिया जाए, लेकिन वो नहीं बनाया गया क्योंकि मुझे कलराज मिश्रा जी को बनाया दिया गया। तो मुझे लगा इस वजह से जो है वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का नंबर नहीं आया। इसके अलावा कई वो ब्राह्मण नेता भी हैं जो कहीं ना कहीं अच्छी पोस्टों पर हैं, ऐसा नहीं है। सर इधर राजस्थान में भी कुछ सुगबुगाहट शुरू हो गई है। तो देखिए ये तो पहले होना था और मुझे लगता है कि वो आज उनकी मुलाकात भी है प्रियंका गांधी से, वो बुलाए गए हैं, दिल्ली आ रहे हैं आज वो सचिन पायलट। हाँ, तो मुझे लगता है कि नाराज़गी जो है कहीं ना कहीं सचिन पायलट की बिल्कुल जायज़ है, और जो कमेटी बनाई गई थी, जो रिपोर्ट्स आई थी, वो सचिन पायलट की वापसी के बाद उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक मजबूत स्तंभ जो है राजस्थान से कहीं और छिटक जाए कांग्रेस से। ज़रूरी है कि अपने अपने जो ये डायमंड है इनको रोकना चाहिए उनको। सचिन पायलट ने सर अपनी पीड़ा भी जताई, उन्होंने कहा कि आधा कार्यकाल बीत गया लेकिन हमारी
जो बातें हैं उसको अभी तक सुलझाया नहीं, आप नहीं ये है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने जिस तरह के तेवर दिखाया उसके बाद भी उप मुख्यमंत्री थे वो तक पद चला गया। उनका तो ये बड़ापन है कि वो अभी क्योंकि कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन उनका बहुत अपने समाज में, गुर्जर समाज में बहुत अच्छा उनका दबदबा है, अच्छा संपर्क है। उनके फादर का बड़ा अच्छा रहा था स्वर्गीय राजेश पायलट जी का। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं ऐसा ना हो कि एक और जो है ये हीरा उनसे चला जाए। तो मुझे लगता है कांग्रेस को समय रहते हुए इस तरह से चाहिए कि सचिन पायलट को मना लें। चर्चा ये थी कि शायद रीता बहुगुणा जोशी से उनकी टेलीफोन पर बातचीत भी हुई है पार्टी को लेकर, बीजेपी में आने को लेकर। उन्होंने उसका खंडन कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं संपर्क शुरू हो गया। प्रियंका गांधी का फोन चला गया। हाँ, उन्होंने भी मनाया, प्रियंका ने उनको शायद मनाया। और क्योंकि देखिए सचिन पायलट बहुत अच्छे और समझदार युवा हैं, तो उन्होंने कोई भी जल्दबाजी में कदम नहीं ले रहे हैं, और होता मुलाकातों के बाद कुछ तस्वीर साफ हो जाए। सर, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों युवा है, लेकिन जिस तरह से पार्टी के युवा पार्टी को छोड़कर दूसरे दलों में जा रहा है, पहले जगन मोहन रेड्डी गए, फिर उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, अब जितिन प्रसाद, अब कहा जा रहा है कि सचिन पायलट और महाराष्ट्र के मिलिंद देवड़ा भी जा सकते हैं। तो क्या लग रहा है सर कि आखिर राहुल गांधी युवा नेताओं की बातों को क्यों नहीं सुन रहे? देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी समझ में ये नहीं आता कि किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। वो केवल बयानबाजी तक सीमित हैं, घर नहीं संभाल पा रहे हैं। उन्होंने कोई ट्वीट किया और अपने समझ गए कि राजनीति की पूरी हो गई उनकी, ऐसा नहीं है। उनको इस समय सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, और कम से कम जिस तरह से नाराज़गी है वो नाराज़गी डैमेज कंट्रोल जो करने की कोशिश करिए। उनकी जो मदर हैं सोनिया गांधी बीमार चल रही हैं, जाहिर है कि इतना समय नहीं दे पा रही हैं वो पार्टी के लिए या पार्टी वर्कर्स को या पदाधिकारियों को, लेकिन उनको कम से कम चाहिए राहुल गांधी को। लेकिन राहुल गांधी अभी तक सीरियस नहीं हो पा रहे हैं, और रुचि भी नहीं दिखा रहे हैं। और यही कारण है देखिए कि आप जितिन प्रसाद जैसे लोग चले गए, और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, वो भी केवल इसी वजह चले गए क्योंकि अनदेखी की गई। जितिन प्रसाद का आप बयान देखिए, उन्होंने कहा कि मैं कोई ये नहीं है कि एक रात में फसल ले लिया है, मैंने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन जब मैंने देखा कहीं मेरा कोई नंबर नहीं आ रहा, तब फिर मुझे कदम उठाना पड़ा। जितिन प्रसाद का बीजेपी में जाना यूपी कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, झटका तो इसे नहीं कह सकते क्योंकि 3 चुनाव हार गए, वो जनाधार वाले नेता तो नहीं है वो इतने, लेकिन एक मैसेज चला गया है ना। और बीजेपी का क्या काम है? बीजेपी को तो मैसेज देना है, वो संदेश देने में कामयाब हो गई। जी हाँ, संदेश देने में कामयाब हो गए। उधर बंगाल में भी घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। कल तक बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे मुकुल रॉय ने अचानक मन बदला और आज तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। सर, चुनाव आने से पहले किसी एक दल में और चुनाव नतीजा आने के बाद फिर दूसरे पर असल में आज जो बीजेपी का वो है ना कि घर वापसी, लेकिन आज ये घर वापसी उनको अच्छी तृणमूल, हाँ नहीं, वो बीजेपी कहती है ना घर वापसी, तो आज ये घर वापसी शब्द बीजेपी को अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि मुकुल राय जी वापस चले गए। देखिए 2017 में उन्होंने ज्वाइनिंग की थी बीजेपी 3 नवंबर को, तो मुझे लगता है कि उसके बाद से उनको बहुत उन्होंने बीजेपी के लिए काम किया, बहुत तोड़फोड़ करी, बहुत सी चीज़ें की, लेकिन हुआ ये कि बीजेपी ने उनको इस्तेमाल किया। अब वो ठगा सा महसूस कर रहे थे। शुभेंद्र अधिकारी को सबसे ज़्यादा बीजेपी ने हाईलाइट नेता प्रतिपक्ष बना दिया, उनको सुरक्षा दे दी, उनके परिवार को दे दी। मतलब मुकुल राय जिसने बीजेपी के लिए वहाँ 2017 से काम किया, वो बिल्कुल साइड हो गए, और शुभेंद्र अधिकारी जो अभी हाल में आए थे चुनाव में, उनको सम्मान दिया गया, इसलिए वो ठगा सा महसूस कर रहे थे, इसलिए घर वापसी कर ली। और मुझे लगता है कि मुकुल राय के बाद जो है टीएमसी में और भी वापसियां हो सकती हैं। जी हाँ, और भी नेताओं की वापसी हो सकती है। कल एक और घटनाक्रम बंगाल से ही हुआ। किसान नेता राकेश टिकैत ने ममता बनर्जी से मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी इस समय देश की बहुत बड़ी नेता है। क्या ये संकेत माना जा सकता है कि ममता बनर्जी को केंद्र में लाने की एक तरह से योजनाएं बनाई जा रही? देखिए, अभी क्योंकि वहाँ पे थोड़ा वेस्ट बंगाल में स्थिति ठीक नहीं है, तो मुझे लगता नहीं कि अभी जल्दबाजी होगी कि शायद वो सेंटर में आके कुछ अपनी राजनीतिक भूमिका दिखाएं। लेकिन हाँ, लोग कम से कम उन पर भरोसा तो कर रहे हैं। पहले नीतीश कुमार पे लोग भरोसा करते थे, आज ममता है जो विपक्ष उन पर भरोसा कर सकता है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ममता बनर्जी प्रचार करेंगी और उनके साथ रहेंगी। हाँ, स्वाभाविक कर सकती हैं, कोई इसमें बात नहीं है। उनका यहाँ पे उनका है भी, अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, कहने को कोई या उनका जनाधार नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जाहिर है एक अच्छी
आयरन लेडी है और उसको लोग सुनना भी चाहते हैं, और अपने बल पे जिस तरह से उन्होंने वेस्ट बंगाल में करके दिखाया शेरनी की तरह तमाम, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं वो अगर चुनाव मैदान में आके प्रचार करेंगी तो लोग सुनने तो आएंगे। कहीं सर ये राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि कोई सामने इस तरह की मजबूत बनाने की कोशिश हो रही, क्योंकि अभी बहुत सब अलग विपक्ष बिखरा पड़ा है। अभी कहना बहुत, और फिर 2024 में चुनाव होना है, तो अभी तो बहुत जल्दबाजी होगा कुछ कहना। जी हाँ, अभी जल्दबाजी होगी कुछ कहना कि आखिर बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर कोई मोर्चा बन सकता है या नहीं। तो आज परिचर्चा में बस इतना ही। कैमरामैन ऋतुराज और वरुण के साथ मुझे भट्टाचार्य को दीजिए इजाज़त, हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।